चाहे विनीत चौहान जी। एक बड़ा ताजा विषय मुझे कुछ टीवी चैनल वाले इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी पर्ची मेरे पास आई है कि इस ताजा विषय पर कुछ कह दीजिएगा। बड़ा एक नई फिल्म रिलीज होने जा रही है और उस पर बड़ा विवाद उठा दिया है और हमारे बहुत से लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना शुरू किया है। मुझे नहीं पता भंसाली जी क्या कहना चाहते थे, वो राजस्थान का कितना इतिहास जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित नरेंद्र मिश्र की चार पंक्ति मेरे जहन में, यदि आपको लगे कि मैं इस राजस्थान की जमीन पर खड़ा हूं और हल्दी घाटी की गंध हमारे आसपास कहीं उमड़ जाए, तो पंडित नरेंद्र मिश्र यदि नींद में सो रहे हों तो उन्हें खलल डाल दीजिए कि उनका बेटा उन्हें याद कर रहा है। यह धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। क्या बात है? आपकी तालियां पंडित नरेंद्र मिश्र तक भी पहुंचे और बंबई के उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। यह धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। यह धरती झाला माना के प्राण दान की है और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की। मुझे तालियां और उठे आपके कि इतिहास बदलकर रख डाला संजय लीला भंसाली ने। मैं ताजा पंक्ति पढ़ रहा हूं तो ताजा पंक्ति कैसे सुनी जाती है मुझे बता दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ताजा पंक्ति पढ़ रहा हूं कि इतिहास बदल के रख डाला संजय लीला भंसाली ने, जो खुद ही फूल नोच डाले अपने बगिया के माली ने, गंदी नजरें जिसने डाली। अब आपकी तालियां मुझे हाथों में नहीं चिंगारियों में नजर आनी चाहिए। इतिहास बदल के रख डाला संजय लीला भंसाली ने, जो अपना फूल नोच डाले खुद ही बगिया के माली ने, गंदी नजरें जिसने डाली अब्दुल ने या खिलजी ने या अब्दाली ने, उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। उसका ही शीश काट डाला बढ़कर रणचंडी काली ने। श्रद्धेय भारद्वाज जी मेरे सामने बैठे हैं। मुझे कई बार लगता है जब मैं कविता सुनाता हूं तो मेरा एक क्रूर परीक्षक मेरे सामने बैठा हुआ है। कहीं भी थोड़ी गलती होगी तो बाद में कहेंगे विनीत ये भी तुमसे उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ है। यशोदा मैम मुझे शायद दूसरी बार सुन रही, मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है, टीना मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है। ये दोनों कविता का एक अंश मैं आपको सौंप रहा हूं। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ है। कश्मीर में हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं सर, और वहां के कुछ बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं। यह सीन हमारे वीडियो पर वायरल हुआ, हमारे मोबाइल पर आया। उनके हेलमेट उनके पैरों में ठोकर खा रहे हैं और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारी देश की राजनीति कहती है कि यह धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, यह कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। यह आपने जो कायरता के बीज बो दिए हैं वो हमारी सेना को भुगतने पड़ रहे हैं। मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। जब मुझे लगा कि वहां के लोग कर्नलों की कॉलर पकड़ रहे हैं, कर्नल सर यहां बैठे हैं, मैं ये पंक्ति आपको विशेष रूप से इसलिए भी सौंप रहा हूं। हिंदुस्तान की सेना के साथ इस समय किन विसंगतियों में सेना लड़ रही है, मैं उनके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। बस ये सीन याद रखिएगा। मैं आप में से जानना चाहता हूं कितने लोगों ने सीन देखा है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं आपके बीच में। वो हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। शुक्रिया। बस मैं यही जानना चाहता था, इस मुल्क की दुर्गति के कगार पर खड़ी हुई सेना के बारे में हमारे से कितने लोग जानते हैं। अच्छा लगे यहां सेना और पुलिस के जितने जवान बैठे हैं उनके रक्तों में एक बार प्राण संचार हो जाए, मैं उम्मीद करूंगा। हरिओम पवार जी लिखते हैं इस विसंगति पर, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। उनके गालों पर पड़ते तमाचे और सेना की खामोशी, राजनीति का उस पर खामोशी। विनीत चौहान बोलना चाहता है, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन। आपकी तालियां कमजोर है सर, मैंने इतनी कमजोर तालियों में कविताएं पढ़ी नहीं है अलवर में। ये लोग चले गए, ये मेरी गलती नहीं है, उनके हिस्से की तालियां आपके हिस्से में है। और मैंने कभी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के तालियां से नहीं मांगी आपसे। आपका मन करे तो यहां पर बैठिएगा, न मन करे सामने का दरवाजा खुला है। मेरे दोस्त लोग जानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% तालियां उठें या 100% हूटिंग हो जाए, मैं दोनों में से एक रास्ता तय कर लूंगा। मैं अपनी कविता का बहुत छोटा अंश पढ़ के देख रहा हूं कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। बस 2 लाइन में मुझे बता दिए मुझे कविता कितनी बड़ी और छोटी करनी है। कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। उग्रवाद से आस्तीन के सांपों को स्वच्छंद करो। वो देखेंगे कश्मीर तक तुम इस्लामाबाद चलो। वो देखेंगे कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो। वो देखेंगे कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो। वो देखेंगे कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। वाह वाह। ये कहा गया कि ये सेना के धैर्य की परीक्षा है। नहीं सर, ये आने वाले तूफान की सूचना है। मेरे दोस्त ने कई सेना में,
मैं एक बारीक सा इशारा कर रहा हूं, यह समझते हुए कि बहुत समझदार लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। अब जो भीड़ थी वो चली गई है। जो मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे, मेरी इस कविता का अर्थ लगाना, जिनके ना समझ में आए पड़ोसी से पूछना ये कह क्या रहा था। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना के हाथ इस तरह बंधे हैं तो मैं इशारा कर रहा हूं, एक लाइन में आपकी तालियां उठें। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अजीब देश है ये, तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ ली गई इस देश के अंदर। असहिष्णुता बढ़ रही है इस देश में, असहिष्णु हो गए हैं हम, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। साले अंग्रेजी के शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए कि मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। असहिष्णुता बढ़, इनटॉलरेंस। ये बात आपने और मैंने नहीं कही सर, मैं जानबूझकर उन 2 फिल्म स्टारों का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। बंबई की 5 स्टार होटलों की 29वीं मंजिल पर बैठकर दारू की बोतलें हाथ में लेकर अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां फिराते हुए कहते हैं, डार्लिंग डर लगता है इस देश में। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस हनुमान थप्पा का 36 फुट बर्फ के नीचे दम नहीं घुटा होगा जो आपके लिए तिरंगा लेकर के कश्मीर में लड़ता रहा? उसने कभी नहीं कहा कि मेरा दम घुटता है, उसने कभी नहीं कहा मेरा मन घुटता है। उसने एक ही बात कही, मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं। वाह। 36 फुट बर्फ के नीचे -36 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई सैनिक जिंदा रह सकता है? पूरा दुनिया का विज्ञान इस पर रिसर्च कर रहा है, और विनीत चौहान केवल एक बात की रिसर्च कर रहा है, वो बेटा एक दिन में आकर दिल्ली में मर कैसे सकता है। केवल 12 घंटे में आकर सर उसने मिलिट्री हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हम आज तक सोच रहे हैं वो बेटा मरा तो मरा कैसे। मैं एक इशारा भर कर रहा हूं, वो मरा क्यों होगा। मैंने सुना है उसी समय जिस समय वो बेटा बर्फ के घाटी से निकल करके कश्मीर से आकर के दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहा था, उसी समय कुछ निकम्मे तिरंगा झंडा जला रहे थे कश्मीर में। कुछ लोग, बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप छोटे शहरों में पढ़ते हैं, आप ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो सेना में भर्ती होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो भारत मुर्दाबाद के नारे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रहे होते। आप सौभाग्यशाली हैं, हिंदुस्तान की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं यहां। उसी समय कुछ लोग नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर से अफजल निकलेगा। अब या तो ताली बजाना मत, मैं अगली बात का जवाब दे रहा हूं इस बात का, या फिर मुझे हूट करना। मैं 2 में से एक काम चाहता हूं। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएगा उस दिन? केवल अफजल निकलेगा आपके घरों से, उस दिन अब्दुल हमीद पैदा हो जाएंगे इस देश के अंदर। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, हम जरा सी ठंड के अंदर सिकुड़ रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं कि वो -15 और 34 डिग्री में कैसे लड़ते होंगे। उन्हें ऊष्मा देना अलवर के लोगों, वो बर्फ की, इससे अच्छी लाइन मेरे पास आज की रात नहीं है इस मीडिया को, चैनल को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं उन सैनिकों के सम्मान में केवल 2 लाइन कह रहा हूं, वो बेटा क्यों मरा होगा। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। मैं 2 लाइन मन से पढ़ रहा हूं, मुझे मन से आपका साथ चाहिए। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। हिंदुस्तान की तस्वीर अजीब है साहब। हमने पहली बार अपने सैनिकों से प्रमाण पत्र मांग लिए। हिंदुस्तान की क्या अजीब तस्वीर है सर। यदि हमारे बेटों के सर कट जाएं, उनके सीने गोलियों से छलनी हो जाए, तो हम कहते हैं हमारे बेटे बड़े बहादुरी से लड़े। उनके शव हमारे घरों पर आ जाएं तो हम कहते हैं हमारे बेटे बड़ी बहादुरी से लड़े। और पहली बार हिंदुस्तान के बेटे शत्रु के गढ़ में जाकर 38 भेड़ियों के सिर काट के लौट आए, तो हमने कहा प्रमाण दो कि तुमने वीरता से युद्ध किया है। यानी विजय हमारी कुंडली में नहीं बसती है, पराजय, खून, गोलियां हमारे लिए विजय का कारण बनती हैं। मेरी बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ लोग कह रहे थे प्रमाण दो कि तुम सेना में लड़कर आए, उन लोगों को मार कर आए हो। मैंने कहा आदरणीय नेताजी, मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ मेरी प्रतिबंधताएं हैं। आदरणीय नेताजी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे, आपने सेना से प्रमाण पत्र मांगा है। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा विनीत तुम्हें पता है हम लोग किन हालातों के अंदर वहां पर लड़ते हैं, 7-7 दिन हो जाते हैं हमको लड़ते हुए,
हमें भोजन नसीब नहीं होता। मैंने कहा क्या बात करते हो, हमने तो सुना है सेना को पूरा भोजन दिया जाता है, सारी गोलियां दी जाती हैं। उसने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा ये बात ठीक है, हमें 7 दिन का गोला बारूद दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भी दिया जाता है। विनीत, हम 7 दिन का गोला बारूद लेकर के जाते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ 2 दिन का लेकर के जाते हैं, कहीं गोला बारूद कम न पड़ जाए, भोजन भले ही कम पड़ जाए हमारे साथ। वाह वाह वाह। हम लोगों ने उनसे प्रमाण मांग लिए। उसने रोते हुए एक शेर लिखा मुझे, वो कविता में अनुवाद हो गया। वो आंसुओं में भीगकर उसने लिखा, मेरे पैर के छालो लहू उगलो। यहीं प्रेस के लोग बैठे हों तो मेरी इन 2 लाइन को रेखांकित करें। वो रोता हुआ सैनिक लिखता है जब उसे प्रमाण मांगे गए। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे, मैं बोल तो रहा हूं, मेरे पैर के छालो लहू उगलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। हम उस देश में जी रहे हैं सर, जहां सैनिकों से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो हम पड़ोसी मुल्क के छोटे छोटे बच्चे हमसे कहने लगते हैं हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा बिलावल भुट्टो नाम का एक छोटा सा बच्चा है, उसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। हम कई बार अपने देश के बहुत सारे बच्चों को राजनीति में बहुत सीरियसली नहीं ले रहे होते, तो वहाँ वाले बच्चों को क्या सीरियसली लेंगे हम लोग बात। मैंने अपनी बात कह दी है, कुछ लोग कल पड़ोसी से पूछना मैं क्या बोल चुका था। लगता है नादान पड़ोस, मुझे कहा गया था राजनीति में पढ़ना नहीं है। टीना जी मैं बचाते हुए चल रहा हूँ सारी बात को, एक भी जगह पकड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं एक भी नाम नहीं लूंगा और अपनी बात कह जाऊंगा, बस इसी का नाम कविता है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराए, मुझे शुरू कर दीजिए एक बार, मैं 2-3 मिनट में बात की गर्मी भगा के कविता समाप्त कर दूंगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, आपकी तालियां इतनी हो कि कल अखबार की हेडलाइन हो, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पुरखों के नाम दर्ज है साहब गिनीज बुक के अंदर। पड़ोसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक थे, विद वेपन थे। भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दी। ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है, और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। मैं आपकी और अपनी परीक्षा ले रहा हूं। मैं बिलावल भुट्टो को तमंची और तलवार से नहीं डरा रहा, उसकी एक प्रेमिका का नाम इसमें आ गया, बस उसी से मैंने उसका डर भगा दिया है। सुनना, कश्मीर देश का मस्तक है, वो जग जाए नींद में एक बार। कश्मीर, मैं बिलावल से कह रहा हूं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। मैं भी 3 महीने पहले भारत सरकार की तरफ से लद्दाख गया था कविता पढ़ने के लिए। अरुण भाई मेरे साथ थे, हम सैनिकों के बीच कविताएं पढ़ रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी बंदूक थामे बैठे थे इस तरह से। मैंने कहा मैं जब कविता पढ़ लूं तो पानी की बोतल तैयार रखना, गला गर्म हो गया है। मैं सच बता रहा हूं एडीएम सर, मैं जैसे ही वापस बैठा कविता पढ़ने के लिए तो उन बोतलों में पानी जम चुका था। -34 डिग्री में हम लोग कविताएं पढ़ रहे थे। वहां मुझे उनकी कविताओं को गर्मी सौंपनी थी। मैंने जैसे ये 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने बंदूक को इतनी ताकत से कसा कि मैंने उस बर्फ को पानी में पिघलते हुए देखा। मैं उस दृश्य को यहां तो नहीं दोहरा सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं वो बेटे यदि वहां तुम्हें याद करें तो अपनी तालियों की गर्मी वहां तक सौंपना जरूर। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मेरा साथ देना, मैं अकेला ना पड़ जाऊं इस लाइन के अंदर। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब भी ऐसी कविताएं सुनाता हूं, ये अरुण जैमिनी मेरा, मैंने बताया, बहुत ही जघन्य किस्म का दोस्त है। ये मेरे से एक ही बात कहता है, विनीत तू क्या लाजवाब कविता सुनाता है, ठंड के अंदर गर्मी का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि लक्स कोजी बनियान पहनने की जरूरत ही नहीं है। तू इन कविताओं को दूर दूर क्यों नहीं सुनाता? मैंने कहा यार दूर दूर सुनाता हूँ, देख पटना सुना के आया, देहरादून सुना के आया, चेन्नई में जा ही रहा हूँ 3 दिन बाद, तुम्हें मालूम ही है चेन्नई में जाता रहता हूँ, और कितनी दूर जाऊँ। अगले ने धीरे से एक बात सरका दी, आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, मैं कैसे दोस्त लिए घूमता हूँ। कहना इन कविताओं को तू पाकिस्तान जाके सुना क्या?
अब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे दोस्तों के रहते मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं है सर। तो मैंने कहा, मैं ये मुझे मरवाएगा। मैंने टीना जी को फोन किया, मैं कहा मैडम कवि सम्मेलन नहीं होगा, एक कवि निपटा दिया जाएगा आपका। टीना बड़ी हमारी होशियार अधिकारी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट चला रही है, अभी से इतनी सी उम्र के अंदर, साइज इतना सही है इसका, लेकिन एटम बम टाइप आइटम है ये। इसने मेरे को फोन किया, कहना भाई साहब आप चिंता मत करो, सुझाव मैं बताती हूँ आपको। मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है, मेरे को तरीका तो मिल गया, वीर रस का आदमी यही तो वीर रस का सचमुच में थोड़ी होता है। मैंने कहा देखो पाकिस्तान जाने के अंदर में पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, किराया बहुत लगता है। मैं किराया कहते पंडित भाग जाएगा, लेकिन अगला पंडित साहब कमाल ज्ञानी आदमी, मैंने कहा किराया बहुत लगता है। कहना विनीत चौहान, अब मेरा तो बस सम्मान कैसे बचा मुझे नहीं पता, पर इसने जो मेरा नाश करा वो इसके लिए ताली उठे आपकी। विनीत चौहान किराए की चिंता बिल्कुल मत करना, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। समझ गए कि बताऊं? मैंने कहा आने का, कहना वो नहीं लगे तेरा इन लखनों से, मूर्ति लगेगी तेरी लाहौर के अंदर। लेकिन सर जिंदगी ने वो मौका मुझे दिया। आदरणीय मीना सर भी मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, पहले भी सुन चुके हैं कहीं बाहर। जिंदगी ने वो मौका मुझे दिया। वो न्यूज़ चैनल भी मुझे इस समय बाय द वे रिकॉर्ड कर रहा है, जैसी मुझे सूचना है। मेरा इंटरव्यू उसने कैच किया, न्यूज नेशन ने। एक कवि सम्मेलन किया बाघा बॉर्डर के ऊपर, जहाँ से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अलग होती हैं। वो बड़ा सा गेट जहाँ पर आप रोटेटिंग परेड देखते हैं, वहाँ 5 कवि छांटे गए हिंदुस्तान के कर्नल वीपी सिंह जी के द्वारा। आपको खुशी होगी उसमें एक कवि आपका विनीत चौहान भी था, जिसने बाघा बॉर्डर पर अपनी कविताएं सुनाई। वहाँ सर हम जैसे ही बैठे तो मेरे से कहा कि कौन सी कविता सुनाओगे। ऐसा नहीं होता जैसे हम यहाँ कुछ भी सुना दें, टेलीविजन का एक नियम है, वो अपने साइन करवाता है। तो मैंने कहा कि मैं सैनिक की चिट्ठी सुना देता हूँ, उधर पाकिस्तान की सेना खड़ी है, इधर हमारे सैनिक खड़े हैं, बेटा किसी का भी मरो, माँ की आंखों में आंसू आते होंगे, सोचकर मैंने सैनिक की चिट्ठी पे साइन किए। लेकिन सब लोग जानते हैं, कभी न्यूज नेशन के ऑफिस में जाना, मेरे साइन सैनिक की चिट्ठी पर हैं, लेकिन मैंने कविता वो नहीं पढ़ी है। मेरे दिल से आवाज आई विनीत चौहान, जैसे वो उन्होंने कहा कैमरा ऑन किया जाए, लाइट ऑन की जाए, रिकॉर्डिंग शुरू की जाए। मैंने कहा विनीत चौहान तुझे 30 साल हो गए हिंदुस्तान में आज कविताओं को सुनाते हुए, आतंकवाद के खिलाफ, कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आज वो दिन आ गया है कि उनकी सेना सामने खड़ी है। यदि तैने आज भी वो कविताएं यहाँ नहीं सुनाई तो कुछ भी हो सकता है, अलवर का बेटा तो नहीं हो सकता। सर मैंने वो अपना नियम तोड़ा, जो कविता सुनाई 3 मिनट की वो कविता सुन लीजिए, फिर मैं आज के इस उत्सव को अग्रिम वर्ष तक के लिए स्थगित करूंगा। आज के इस कवि सम्मेलन को कल से हम दूसरे कार्यक्रम सुनेंगे। मेरे मन से आवाज आई, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। यदि मैं आज भी नहीं सुना रहा हूं तो मतलब क्या है इन सब कविताओं को लिखने का? कुछ कुछ तो स्वाभिमान मैंने पिताश्री से सीख ही लिया है। उसके हालांकि बहुत सारे नुकसान हमने उठाए हैं, ऐसे मेरे बहुत से दोस्त जानते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी लिखा था, अन्यायों की देहरी पर यदि शीश तुम्हारे झुक जाएंगे तो समझो प्यारे बच्चे हम जीते जी ही मर जाएंगे। मैं उस कल्पना को साथ लिए हुआ था। मैंने कहा नहीं, कविता तो वही सुनाई जाएगी, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं उस संकल्पना के साथ एक छोटा सा 3 मिनट का कविता सुन लीजिएगा कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। अब 3 मिनट आपका खून मेरे खून के साथ दौड़ना शुरू होना चाहिए कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांति के चक्कर, मुझे सबका साथ चाहिए सर, इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लाइन मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। इस समय मुझे 3 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं एक भी लाइन इधर से उधर बोलूं तो मेरा नाम लेकर थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना देखी तो तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैंने दोगला व्यवहार कभी किया नहीं है। यदि आपको लगे मैं ठीक बोल रहा हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। गर हम ही इनकी लाशों को, कल यूट्यूब पे देखना, जैसे ही मैंने 2 लाइन पढ़ी है सर, कर्नल ने 2 सैनिक मेरे पीछे गन लेके लगाए। कहना यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो चुके हैं, जो लड़ाई साली 3 साल बाद होनी वो आज से शुरू होगी। गर हम ही इनकी लाशों को, समझदार श्रोता समझना मैं कहां बोलकर आया हूं,
ये मत समझना मैं महल चौक में कविता पढ़ रहा हूं, ये कविता मैं पाकिस्तान की सेना की फायरिंग रेंज में पढ़कर आया हूं। बस इसी जिंदा दिली को मेरी दाद देना। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार सर, किसकी बौछार? हमारे पुलिस का एक जवान गन लेकर के चलता है। मैं बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, जानते मैं कहां खड़ा हूं और किस कार्यक्रम में बोल रहा हूं। हमारा पुलिस और सेना का जवान गन लेकर आतंकवादियों की तरफ चलता है। जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफाजी ये नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। इस मुल्क के मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर किस दिन राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही में अंतर करना सीखेंगे? हमने 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीखचों के पीछे डाल दिए। मेरी बात को यदि किसी ने ध्यान से नहीं सुना तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 14 कांस्टेबल नहीं बोला है, मैं 14 आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं सर। जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है वो जेलों के सीखचों के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने पूछा क्यों? क्या लगा इन्होंने कुछ आतंकवादियों को गोली मार दी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में पटक दिया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें हमने बिरयानी मुर्गे परोस दिए। मुझे नहीं पता अलवर में एक दिन एसपी रहे हैं वो, मैं नाम भर ले रहा हूं, इस समय आईजी की पोस्ट पर है वो। नाम भर ले दूं तो आपकी तालियां वहां तक पहुंच जाएं। हमने दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल जेल के सीखचों के पीछे सड़ा के रख दिया। मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। 7 साल बाद जब वो बाहर आए तो मैंने उनसे कहा सर 7 साल आपको जेल में रखा, हौसले नहीं टूटते क्या वर्दी के? जो उस बेटे ने उत्तर दिया, मैं गर्व से सीने के साथ उसे उद्धृत कर रहा हूं। उसने कहा विनीत किसी शेर को 7 साल जेल के सीखचों में डाल के देखना, ज्यादा खूंखार होकर बाहर निकलता है। ईमानदार पुलिस ऑफिसरों के हौसले बढ़ने चाहिए। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है। क्यों होते हमले? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाले हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, कितने लोग मेरे साथ इस लाइन पर बताइएगा, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले। किया क्या इस देश में 70 सालों के इतिहास में? हमने आतंकी पाले। जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हों। अजीब देश है साहब ये। 250 लोग, यदि आप प्रेस के लोग, पत्रकार लोग बैठे हो, मेरी बात को झूठ हो तो हाथ खड़ा करके मुझे टोके तुम झूठ बोल रहे हो। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 250 लोग साइन करते हैं। वो बड़े पत्रकार थे, वकील थे, एडवोकेट्स थे, और रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया। मैंने पूछा कोई साधु सन्यासी के लिए खोला क्या? मुझे मालूम चला तो मैं दुख के साथ आपको सूचना बोल रहा हूं। मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनते हुए शर्म आएगी। हिंदुस्तान के 250 बुद्धिजीवी साइन करके कोर्ट का दरवाजा खुलवा रहे थे। किस लिए? क्या लगा इस आतंकवादी याकूब मेहमन को फांसी पे मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके आग दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके समर्थन में खड़े हो? शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं हैं, आतंकवादियों के बच्चों के प्रति मोहब्बत जगती है तुम्हारे मन में। हमने आतंकी पाले। जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो। मेरे दोस्त लोग जानते हैं मैं इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से 14 दिन के लिए। मैंने लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में एक ही बात बोली है, पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन जितने मेरे अलवर के मेरे बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, यदि ये भी मेरे साथ हो गए, मैं दावा करता हूं आतंकवाद 2 साल में दम तोड़ देगा। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं इस अच्छे उत्सव के लिए।
एक एक श्रोता की तालियां खड़ी हो जाएंगी और मुझे विदा कर देंगे। मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं, उठो नया कानून मांग लो। मंच से लेकर वहां तक एक एक श्रोता हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बता देगा कि वो मेरे साथ है और इस अलवर उत्सव के साथ में है। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो।